हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे कैसे चल रही है लाइफ आपकी? याद है बच्चों, आप लोगों ने और हमने मिलकर एसएम शुरू की हुई है और बड़ा अजीब से टॉपिक चल रहे हैं एसएम में। हमारे एसएम में चल रहा था स्टेबल स्ट्रेटेजी। स्टेबल स्ट्रेटेजी में 4 बातें पढ़ी हैं आपने पढ़ी है ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इसमें भी 4 बातें पढ़ी हैं। और आप लगे हुए हैं बड़े दिन से टाइप ऑफ ग्रोथ पे। इस टाइप ऑफ ग्रोथ ने तो आपकी जान ही ले ली, बोलो हां। पर ये नहीं बाज आ रही, अभी भी चली जा रही है। 2 तरह की ग्रोथ थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तो भला हो भगवान का, इंटरनल हम खत्म कर चुके, एक्सटर्नल स्टार्ट की हुई है हमने। अब तो आपको यह समझ में आ गई होगी, इंटरनल मतलब वही आंतरिक रिसोर्स यूज करने हैं। इसके अंदर इंटरनल रिसोर्स के अंदर 2 टॉपिक थे, कौन कौन से? इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर हम 3 काम करेंगे, जल्दी बोलो। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। और डिवर्सिफिकेशन में 3 काम थे, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, इनोवेशन। और आप लोगों ने कॉन्सेंट्रिक में पढ़े थे 2, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में पढ़े थे 2, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब तो याद हो गए होंगे आपको, इसमें तो कोई ज्यादा बातें नहीं पढ़ी। इंटरनल के 3 बेनिफिट पढ़े थे इनोवेशन के। हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और जल्दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको लिखना भी आ गया होगा, कोई बड़ी बात है इसमें। जो आदमी शॉर्ट चार्ट बना रहा है उसको लिखने आ रहे होंगे। इसके बाद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आ गया। एक्सटर्नल ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए मैंने आपसे कहा था आपको क्या क्या काम करने होंगे, जल्दी बोलो। क्या करने होंगे? मर्जर एंड एक्विजिशन और अलायंस करने होंगे। मर्जर और एक्विजिशन कई तरह के बताए थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कहा था कि आप ऐसी फर्मों को बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाली फर्मों को मर्ज करें, हॉरिजॉन्टल में अपने कॉम्पिटिटर वाली फर्म को मर्ज करें। मैंने इसमें एग्जांपल भी दिए थे, आपको याद होगा, जैसे वोडाफोन और आइडिया, ब्रुक बोर्ड और लिप्टन। और कॉन्ग्लोमरेट में बिल्कुल अलग प्रोडक्ट पे जाना है, नहीं, अपने कोजेनरिक में अपने डिसजॉइंट प्रोडक्ट पर जाना है, मतलब अपनी लाइन वाले प्रोडक्ट पर जाना है। जैसे मैंने कहा था कि कैलविनेटर में एक किचन वाला था जो फ्रिज बेचता है, उसने बड़ी सारी, उसको कौन सी कंपनी थी, पिजन कंपनी थी, उसको कर लिया था जिसमें कुकर, गैस, किचन का सामान बनता था सारा। और कॉन्ग्लोमरेट में बिल्कुल अनरिलेटेड चीज ले लो, उस ऐसी फर्म को मर्ज करो। उसके बाद मैंने आपको बताया था मुझे एक एक करके लिखना सीखना है। मैंने शुरू किया था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, तो मैंने ये बातें बतानी शुरू की थी कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे। मैं क्या एक्सटर्नल ग्रोथ, रिकंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा है बार बार। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल ग्रोथ में लिखना था सबसे पहले, इंटरनली ग्रो करने की बजाय बाहर की फर्मों के साथ अलायंस करके एक्सटर्नली ग्रो करेंगे। दोबारा बोलो, क्या था? इंटरनली ग्रो करने की जगह पर बाहर की फर्मों से अलायंस करके एक्सटर्नली ग्रो करेंगे। ये 2 तरह से क्लास होंगी, मर्जर और एक्विजिशन और अलायंस। यहां तक बात हो गई थी, ये एक्सटर्नल में लिखेंगे। इसके बाद मैंने कहा था मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि एक एक में लिखना है ना, फिर टाइप्स ऑफ मर्जर में क्या लिखेंगे। पहले मर्जर और यहां तो आ गया, ग्रोथ में क्या लिखेंगे। अब किस में लिखवाऊंगा? मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे। फिर किस में लगाऊंगा? टाइप में क्या लिखेंगे इसकी। ठीक है, तो मैंने कहा था मर्जर और एक्विजिशन में क्या क्या लिखेंगे। मैंने कहा था अगर आपको बहुत जल्दी एक्सपेंशन करनी है तो मर्जर और एक्विजिशन सबसे अच्छा तरीका है।
अगर आप इंस्टेंट एक्सपेंशन चाहते हैं, एकदम जल्दी एक्सपेंशन चाहते हैं। मैंने कहा था दूसरी बात लिखेंगे, अगर आप इंटरनल ग्रोथ करते हैं, अगर आप इंटरनल ग्रोथ करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, रिसोर्स लगाने होंगे, टाइम, स्किल्स, बहुत टाइम लगेगा। मर्जर और एक्विजिशन अट्रैक्टिव तरीका है, जल्दी कर देगा इसको। क्लियर? मर्जर और एक्विजिशन में पहली लाइन क्या लिखोगे आप? इंस्टेंट तरीका है। दूसरी बात, इंटरनल ग्रोथ में बड़ा रिस्क, टाइम और स्किल लगता है, और एक्सटर्नल ग्रोथ इसके मुकाबले अट्रैक्टिव मेथड है। इसके बाद लिखवाएंगे कि मर्जर और एक्विजिशन, क्या लिखवाया था ये, जो इसके प्रपोजल्स होंगे वो बड़े ध्यान से आपको देखने होंगे। ऐसा ना हो कि आप गलत प्रपोजल चूज कर बैठे। आपको जो प्रपोजल चूज करने हैं वो बड़े ध्यान से चूज करने हैं मर्जर के, क्योंकि हम चाहते जो दोनों के बेनिफिट्स के लिए हो, दोनों उसमें हैप्पी हो और एक लास्टिंग तक अफेयर रहे। क्लियर बात होगी थी? कितने खुश होते हैं इस बात में, हाँ ये ठीक बोला सर ने, पढ़ा रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान रखो, आगे समझो। 3 बातें होगी आपकी, आपने 3 बातें लिख ली। इंस्टेंट वाली बात, उसके बाद इंटरनल ग्रोथ की कमी बताकर, और तीसरी बात मैरिज की, चौथी बात मर्जर और एक्विजिशन। इसके बाद मैंने कहा था मैं मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस, उसमें डिफरेंस बताना शुरू कर दूंगा। इसमें कैसे बताना है मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस? मैंने कहा था कि 2 फर्में हैं, वो कंबाइंड होती है तो उसे मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं, पर इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है। वो थिन लाइन डिफरेंस क्या है? मर्जर के अंदर 2 फर्में फ्रेंडली वे में मिलकर नई फर्म बनाती हैं, और नई फर्म की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो काम करते हैं। और पुरानी फर्म आपको, जो पार्टनर होते हैं पुरानी फर्म के, उन्हें रेशो के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक्विजिशन के अंदर एक बड़ी तगड़ी फर्म एक गरीब फर्म को एक्वायर कर लेती है। यहां पर यह तब होता है जब रिसेशन हो रहा हो या प्रॉफिट कम कर रहे हो, यहां पे अनफ्रेंडली डील होती है। बात क्लियर होगी? इसके बाद बस यहां तक बातें बताई थी। क्या आपको ये बातें याद है? तो मुझे आप कहेंगे ना कि सर पहले एक्सटर्नल ग्रोथ लिखवाओ, तो जल्दी बोलो, मूर्खो इधर बोलो, तो कौन सी दुनिया में हो, क्या कर रही है ये? पता नहीं, हाथ से ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने सोचा उंगलियां गिन रही है अपनी, मेरी उंगलियां पूरी है नहीं है, टूट तो नहीं गई कोई उंगली। आगे एक्सटर्नल ग्रोथ, पता है मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे से गिन रही है, मैंने सोचा भाई उंगली एक आधी इधर तो चली जाती है, कई बार वो चली गई हो। अच्छा, एक्सटर्नल ग्रोथ, जरा ध्यान से मेरी बात सुने। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या लिखेंगे? फास्ट बोलो, प्लीज यार बातें बंद करो। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या लिखेंगे भाई? इंटरनली ग्रो करने की जगह पर एक्सटर्नली ग्रो करेंगे, इसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। और इसके 2 रास्ते हैं, कौन कौन से? मर्जर और एक्विजिशन और अलायंस। बस इतनी सी बात लिखनी है। आ जाओ पहले इतनी सी बात लिखते हैं थ्योरी में। एक्सटर्नल, आप तो खुश हो रहे होगे, एक्सटर्नल स्टार्ट हो गया अब तो। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज बच्चों बातें बंद यार, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड of growing internally, of growing internally, think of diversification, diversification diversifying, think for diversifying by making alliance, by making alliance with the externals, making alliance
with external organization, with external organization instead internally diversifying, making alliance with external organization. It is called external growth diversification. It is called external growth diversification. It can be classified in two ways. It can be classified in two ways. इसे दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है. नंबर वन क्या था? मर्जर एंड एक्विजिशन. नंबर वन एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. एक्विजिशन आप मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू एक्सपेंशन करो. दूसरा एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस. स्ट्रेटेजिक अलायंस. अब मुझे किसके बारे में लिखवाना है बच्चों? मर्जर के बारे में. तो मैं अब लिखेंगे फर्स्ट एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन. मर्जर एंड एक्विजिशन. जल्दी याद करो पहली लाइन क्या लिखी जानी चाहिए. फास्ट मर्जर एक्विजिशन में पहली लाइन क्या लिखवाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पहली लाइन क्या लिखवाई है? जल्दी. इंस्टेंट तरीका है ये. पहली लाइन क्या लिखवाई है? इंस्टेंट. दूसरी लाइन क्या लिखवाऊंगा? इंटरनल में बड़ी अपॉर्चुनिटी रिसोर्स के देखने पड़ते हैं जिसमें टाइम स्किल लगते हैं. अपॉर्चुनिटी देखो उसके हिसाब से रिसोर्स लगाओ, सेटअप करो रिसोर्सेज का जिससे टाइम स्किल लगते हैं बड़े सारे. और मर्जर एक्विजिशन इसके मुकाबले जल्दी और अट्रैक्टिव तरीका बनेगा. ठीक है, ये दो लाइनें. तो पहली लाइन लिखती है कि मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपेंशन का अच्छा तरीका है. आ जाओ लिखना शुरू करें. फर्स्ट वन एक्विजिशन or merger with an existing concern is an instant means. instant समझ गए ना आप? Instant means of achieving the expansion. Achieving the expansion. क्या आपको मेरी बात पहली समझ में आ गई? ये लाइन हमने क्या लिखी है? एग्जिस्टिंग कंसर्न का इंस्टेंट तरीका है अचीविंग एक्सपेंशन. अगर आप एक्सपेंशन बड़ी जल्दी चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग फर्म के लिए मर्जर और एक्विजिशन सबसे बेस्ट तरीका बनेगा. दूसरी लाइन बोलो क्या लिखनी है? और देखो प्लीज यार आप सिर्फ मेरे को एक बात को अगर आप याद करना चाहते हैं ना हमेशा के लिए तो इस तरह मेरे साथ बोला करें कि दूसरी लाइन सर ये लिखेंगे, आधी तो यही याद हो जाएंगी है. अब मैं याद होने के लिए नाचने की बजाय अगर आपका दिमाग ऐसे चलवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बताओ दूसरी लाइन क्या लिखोगे? भाई इंटरनल ग्रोथ करोगे
तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, उसके लिए रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, टाइम रिस्क स्किल लगेगा, जबकि मर्जर और एक्विजिशन अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग मेथड है। ठीक है, अब मैं यही लिखवा रहा हूं कि ये अट्रैक्टिव मेथड है, मैं ये बात लिखवा रहा हूं। इट इज एन का मतलब यही मर्जर और एक्विजिशन। इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रोपोजिशन। ये लुभावना और चमकदार तरीका है। अट्रैक्टिव मतलब समझ आ गया ना आपको, खींचने वाला, और टेम्पटिंग लुभावना। ठीक है, तो ये एक लुभावना और अट्रैक्टिव तरीका है। इन सेंस ऑफ, आकर्षित करने वाला कह लो, इन द सेंस दैट इट मीन्स द टाइम, ये टाइम बचाता है, रिस्क बचाता है, एंड स्किल, इट सर्वेंट्स द टाइम, रिस्क एंड स्किल। ये इन सबको मतलब सेव, आप इसको बता सोचो, ये सेव है, ये सेव करता है टाइम, रिस्क एंड स्किल। जो कहां पर लगते हैं? इन, ओ रुक तो जाओ, इन नहीं, स्किल्स इन्वॉल्व इन स्क्रीनिंग इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, SCREEING, इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नहीं ठीक लिखा, बोलो, हाँ बोलो, स्क्रीनिंग बोलो। SCREENING, स्क्रीनिंग इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कहता है ये सेव करता है टाइम, रिस्क और स्किल को जो इन्वॉल्व हैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को अपॉर्चुनिटीज को देखने में, और एंड हमें क्या करना पड़ता है, और रिसोर्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए, बिल्डिंग अप द नेसेसरी रिसोर्सेज base required for growth, आपको मेरी बात लाइन समझ में आ रही है ये वाली पूरी? मैंने पहला तरीका बताया कि जी इंस्टेंट मेथड है, मर्जर और एक्विजिशन अचीव करने का एक्सपेंशन को। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अट्रैक्टिव एंड टेम्परिंग प्रोपोजिशन है, सेव द टाइम, रिस्क एंड स्किल जो इन्वॉल्व है स्क्रीनिंग इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में, बिल्डिंग अप रिसोर्सेज बेस में जो ग्रोथ के लिए चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये दोनों लाइनें याद हो गई? मुझे बताओ तीसरी लाइन क्या कहनी है। ये रहा, ये हो गया ना दो लाइनें। तीसरी देखो कितने खुश हो, तीसरी लाइन आते तो जान आ रही थी। अच्छा ये मैरिज ध्यान से करे, प्रपोजल ओके देखे भाई, जो प्रपोजल होंगे मर्जर और एक्विजिशन के वो ध्यान से कंसीडर करने चाहिए, सिमेट्रिक मैनर में कंसीडर करने चाहिए, ताकि जो मैरिज है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, हैप्पी हो और लास्टिंग अफेयर्स तक चले।
लॉन्ग लास्टिंग अफेयर्स हो। चलो आ जाओ इस बात को लिखते हैं। लिखो, ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर merger and acquisition proposals, merger and acquisition proposals in a symmetric manner, सिस्टेमेट्रिक, यार साइमेट्रिक ले लो, सिस्टेमेटिक मैनर, कंसीडर करने चाहिए प्रपोजल सिस्टेमेटिक मैनर में, सो डैट द मैरिज, अच्छा लिखना भी है ये, हम सोचते मजाक ही हो रही है। द मैरिज, मेरे को तो मैरिज भी लिखना भूल गया। विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल a happy and lasting affairs। आपको जितने भी प्रपोजल है वो सिस्टमेटिक मैनर में कंसीडर करने चाहिए ताकि जो मैरिज है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल, हैप्पी और लास्टिंग अफेयर्स तक हो। आपको 3 लाइनें समझ में आ गई। पहले हम यहीं तक पढ़ते कि हमने क्या क्या लिख चुके हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या लिखा, एक्सटर्नल, जल्दी बोलो, मूर्ख कहीं के। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या लिखा, एक्सटर्नल, इंटरनली ग्रोथ करने के बजाय इनसे हम एक्सटर्नली ग्रोथ करते हैं अलायंस करके, इसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यह 2 तरह से होता है, मर्जर और एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखे, ये एक इंस्टेंट तरीका है ग्रोथ को अचीव करने का, ये एक अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग तरीका है। इसमें सेव होता है टाइम, रिस्क और स्किल जो कि इन्वॉल्व है इंटरनल ग्रोथ में, अपॉर्चुनिटी सर्च करने में, रिसोर्स का बेस बनाने में। इसके बाद हमें प्रपोजल को सिस्टमेटिक मैनर में कंसीडर करना चाहिए ताकि मैरिज म्यूचुअली बेनिफिशियल, हैप्पी और लास्टिंग अफेयर तक हो। बोलो पक्का। अगली लाइन बोलो क्या लिखनी है अब आपको। 4th पॉइंट, मर्जर और एक्विजिशन में, मर्जर और एक्विजिशन 2 फर्मों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें एक 3 लाइन डिफरेंस है, और फिर मर्जर को एक्सप्लेन करना है और फिर एक्विजिशन को एक्सप्लेन करना है। आ जाओ इस बारे में अब लिखते हैं। 4th पॉइंट लिखो, मर्जर एंड एक्विजिशन इन सिंपल वर्ड्स are defined as a process of combination of 2 firms, process of combining 2 or more organization टुगेदर। 2 या 2 से फर्मों का आपस में जुड़ना मर्जर और एक्विजिशन होता है। देयर इज ए थिन लाइन डिफरेंस, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस
between two terms. इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो उसके इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। ध्यान है ना, मर्जर में तो ताकत बढ़ जाएगी, एक्विजिशन में थोड़ी ना बढ़ेगी। तो लिखिए टर्म्स, बट द impact of combination is completely different in both the cases. सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म, बल्कि इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है इन टर्म में, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है कॉम्बिनेशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? अब एक एक को डील करना, लिखना शुरू करें। अब मर्जर को लिखें। मर्जर में क्या होता है, दो फर्में इकट्ठी मिलती हैं, मिलकर नई फर्म बनाती हैं। और इसी लाइन को लिखते हैं, पहले लिखते हैं मर्जर। मर्जर इज ए प्रोसेस when two or more companies come together to expand their business, and create a new firm, मर्जर दो या दो से ज्यादा कंपनियों को जोड़कर एक नई फर्म बनाने का तरीका है। इसमें क्या होती है डील, फ्रेंडली डील होती है। दोनों फर्म शेयर प्रॉफिट करती हैं, जो भी न्यूली एंटिटी में प्रॉफिट्स होते हैं। लिखना शुरू करें। इन सच केस डील gets finalized on friendly terms। दोनों के लिए फ्रेंडली टर्म्स होती है, दोनों फर्म्स के लिए फ्रेंडली टर्म्स, एंड बोथ organization share profit, both organization share profit in newly created entity। शेयर प्रॉफिट उस पर लिखते रेड में, शेयर प्रॉफिट इन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। समझ में आ गई बात? डील फ्रेंडली टर्म में होती हैं, दोनों प्रॉफिट को बांटती हैं, दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप एक बात हो, दोनों फर्मों ने जितना पैसा जिनके पास दोनों के पास है, दोनों ने लगा दिया, निकाला किसी ने नहीं पैसा। एक्विजिशन में तो क्या होती है, जैसे एक बड़ी फर्म है
वो छोटी फर्म को खरीद लेती है। मान लो इसमें 10 रुपए का सामान था, इसमें 100 रुपए का सामान था, ये इसको 10 रुपए पे करती है और इसको खरीद लाती है। सामान तो 100 का ही रहता है ना भाई, 100 में से 10 रुपए कैश गया, 10 रुपए वापिस आ गए, सामान आ गया 10 का। नहीं समझ में आई? और मर्जर में क्या होता है, एक फर्म 100 रुपए वाली है, एक 10 वाली है, दोनों मिल जाती हैं और कितने की बन जाती हैं, 110 की, कोई पैसे वापिस नहीं जाते। दैट इज मर्जर। एक्विजिशन में तो परचेज करना है, आपके पास 100 रुपए हैं, आप मार्केट में गए 10 रुपए वाली एक फर्म खरीद कर लाए, तो कैश गया 10 रुपए, वो सामान आ गया फर्म का 10 रुपए का, रहे तो अब 100 रुपए के ना, स्ट्रेंथ थोड़ी ना बढ़ेगी आपकी। मर्जर में स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो मैं यही बात बताना चाहता हूं कि मर्जर में स्ट्रेंथ बढ़ती है। लिखे, आपको यहां तक बात समझ में आ गई? हमने अभी तक क्या क्या लिखा मर्जर में, जल्दी बोलो, देखो कितनी बार बुलवाना पड़ता है तब आपको समझ में आती है। मर्जर और एक्विजिशन आ जाए तो क्या क्या, चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ आ जाए तो क्या क्या लिखेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ में, जल्दी बोलो। इंटरनल ग्रोथ की बजाय बाहर की फर्मों से अलायंस करके एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं, इसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये कितनी तरह से होता है, 2 तरह से, मर्जर और एक्विजिशन और अलायंस। अब मर्जर और एक्विजिशन में क्या क्या लिखेंगे? पहली बात, एक तो ये एक्सपेंशन का इंस्टेंट तरीका है, दूसरा इंटरनल ग्रोथ के अंदर मर्जर और एक्विजिशन, एक्सटर्नल ग्रोथ मर्जर और एक्विजिशन का अट्रैक्टिव तरीका है, क्योंकि उसमें हमें इंटरनल ग्रोथ के अंदर अपॉर्चुनिटीज, टाइम स्किल सेव करते हैं हम एक्सटर्नल ग्रोथ में, क्योंकि इंटरनल के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने में, रिसोर्स को बेस बनाने में टाइम स्किल लगते हैं। तीसरी बात जल्दी बोलो कि मर्जर एक्विजिशन के प्रपोजल हमें को समझ के नहीं, आपको जो वर्ड बताया वो बोलो ना, सिस्टमैटिक तरीके से करने चाहिए। और वो सिस्टमैटिक, यहां से ये वर्ड बोला करो आप, हमें प्रपोजल सिस्टमैटिक तरीके से करने चाहिए ताकि मैरिज म्यूचुअली बेनिफिशियल, ए हैप्पी एंड लास्टिंग अफेयर हो। इसके बाद क्या बताने हमें, जल्दी बोलो। मर्जर और एक्विजिशन सिंपल वर्ड्स में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फर्म्स इज process of combination of 2 firms. There is thin line difference between 2 terms. Impact of combination completely different in both cases. इसके बाद मर्जर का मतलब बता दिया, 2 या 2 से ज्यादा फर्में मर्ज होगी और एक नई फर्म बनाएंगी। इसके डील फ्रेंडली टर्म्स में होगी, बोथ फर्म्स अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगी एंटायरली। उससे क्या होगा, अब वो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब स्ट्रेंथ बढ़ेगी लिखवा देता हूं, लिखो। In merger, 2 organization combined combined to increase their strength, combine to increase their strength, increase their strength and financial gain। मेरी बात समझ में आ गई? ताकि हम फाइनेंशियल गेन हो, हमें हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब बताएंगे एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या बताऊं मैं? एक्विजिशन के अंदर आप एक्वायर, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लेता है और जो नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसी के नाम से जानते हैं, और ये कोई फ्रेंडली डील तो होती नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते नहीं। आ जाओ लिखते हैं, when one organization takes over
over the other organization and control all its business operation and control all its business operations it is known as acquisition. It is known as acquisition. इसे एक्विजिशन कहते हैं। मतलब समझ में आई? एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को कंट्रोल करता है, उस दूसरे को टेक ओवर करता है और कंट्रोल करता है सभी बिजनेस ऑपरेशंस पर। ठीक है। इन एक्विजिशन one financially strong organization take over the weaker one. One financially strong organization overpower the weaker one. एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर करता है वीकर वन को। ठीक है। ये नॉर्मली कब होता है? जब बड़ी मंदी चल रही हो, मार्केट में मंदा आ रहा हो, सस्ता सामान ना मिल रहा हो उसको, तभी वीक आदमी बेचेगा ना। तो लिखिए एक्विजिशन ऑफ्टन आमतौर पर हैपन ड्यूरिंग OF आना था, ऑप्टन लिख दिया। चल यार, ऑफ्टन हैपन ड्यूरिंग recession in economy or during declining profit margin ये आमतौर पर होता है जब रिसेशन आ रहा हो इकोनॉमी में या फिर प्रॉफिट मार्जिन घट रहे हों। इसमें बड़ी फर्म जो स्ट्रोंगर फर्म होती है वो वीकर फर्म को ले लेती है और किस नाम से चलती है? स्ट्रोंगर के नाम से। लिखे इन दिस प्रोसेस द स्ट्रोंगर वन in this process stronger one overpower the weaker one, overpower the weaker one overpower the weaker one. The combination operation run the combined
operation then run under the name of the power under the name of the powerful entity. Stronger one overpower the weaker one अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन कैसे चलेंगे अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी. क्या यहां तक मुश्किल है? मुझे जल्दी बताएं. अब तक हम मर्जर और एक्विजिशन में क्या क्या बातें लिख चुके. जल्दी बोलो. मर्जर एक्विजिशन में पहले एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या लिखा आपने? एक्सटर्नल ग्रोथ में आपने क्या क्या लिखा? जल्दी बोलो. एक्सटर्नल ग्रोथ में आपने लिखा कि जी इंटरनली ग्रो करने की बजाय बाहर वाली फर्मों के साथ अलायंस किया जाता है ग्रोथ के लिए, जिसे एक्सटर्नल ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. ये दो तरह से होता है, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर और एक्विजिशन और एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस. अब हम शुरू हो गए एक्सपेंशन थ्रू मर्जर और एक्विजिशन. पहली बात क्या लिखोगे? पहली जल्दी बोलो. क्या चीज कैसा तरीका है? ये इंस्टेंट तरीका है. तो क्या लिखेंगे हम? एग्जिस्टिंग कंसर्न इंस्टेंट अचीविंग एक्सपेंशन. अगर आपको इंस्टेंट एक्सपेंशन चाहिए तो इसे लगाए. दूसरी बात क्या लिखेंगे हम? अट्रैक्टिव तरीका है, वो टेम्पटिंग तरीका है. तो इससे वेट्स होता है, टाइम सेव होता है. टाइम स्किल और रिस्क का जो कि इन्वॉल्व हैं. किसमें इन्वॉल्व हैं? स्कैनिंग इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग अप रिसोर्स बेस फॉर ग्रोथ. ठीक है. इसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखनी थी? जल्दी बोलो भाई. हम प्रपोजल को कंसीडर करेंगे सिस्टमेटिक मैनर में ताकि मैरिज म्यूचुअली बेनिफिशियल, हैप्पी और लॉन्ग लास्टिंग अफेयर तक हो. इसके बाद क्या बात थी? मर्जर का मीनिंग स्टार्ट हो गया था. मैंने कहा था सिंपल वर्ड्स में दोनों का कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है उसे मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं. लेकिन थिन लाइन डिफरेंस है दोनों टर्म्स में, लेकिन इनके इंपैक्ट कॉम्बिनेशन के बिल्कुल डिफरेंट है. इसके बाद हमने क्या बात की थी? मर्जर शुरू कर दिया था. मर्जर में दो फर्में जुड़ जाती हैं और एक नई फर्म क्रिएट करती हैं. इनकी डील फ्रेंडली होती है. दोनों अपने शेयर के प्रॉफिट को जो न्यू एंटिटी में होंगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, शेयर करती हैं और दोनों फर्में जुड़कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, फाइनेंशियल गेन्स बढ़ाती हैं. और जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, ओवर पावर कर लेती है और कंट्रोल करती है उसके बिजनेस ऑपरेशन पर, तो उसे एक्विजिशन कहते हैं. फिर वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर द वीकर वन. इसके बाद ये तभी होता है जब रिसेशन इन इकोनॉमी हो, जब डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन हो, स्ट्रॉन्ग वन फर्म वीकर वन को ले लेती है और पावरफुल एंटिटी के नेम से काम करते हैं. क्या यहां तक बात समझ में आती है? यहां पर जितनी भी डील होती होंगी वो कैसी होती होंगी? अनफ्रेंडली. यहां पर जो फर्में मिलती होंगी वो कैसे मिलती होंगी? फोर्स एसोसिएशन है ये. यहां पे फोर्स एसोसिएशन होती है, जबरदस्ती कहते हैं कि भाई साहब आपको मिलना पड़ेगा वरना आपकी फर्म खत्म, हम आपकी फर्म को उड़ा देंगे कंपटीशन में. अनफ्रेंडली डील होती है यहां पर. आओ इस बात को लिखते हैं कि यहां पर जो डील होती है वो अनफ्रेंडली होती है. ए डील को रेड पेन से लिख देते ताकि क्लियर हो जाएगा. ए डील in the case of an association on acquisition is often आमतौर पर is often done
in an unfriendly manner. It is more or less, it is more or less, it is more or less, more or less ए फोर्स एसोसिएशन, या तो बहुत ज्यादा धक्के से एसोसिएशन बनते हैं ये, या थोड़ा बहुत धक्का होता है, ए फोर्स एसोसिएशन। where the powerful organization acquired the operation of the company, acquire the operation of the company that is in the weaker position, that is in a weaker position, and is forced to sell the entity, and is forced to sell its entity। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट है? आपको लिखना आ गया कि आप मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे, इसमें अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आपको यह बात लिखनी आ चुकी कि आप मर्जर और एक्विजिशन में क्या लिखेंगे। किसी को डाउट है? मैं फिर वही वाली बातें कह रहा हूं, आप लोग करके नहीं आएंगे फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना यार। मैं तो आपको एक बार याद करा सकता हूं, एक बार में इतना टाइम लगवा रहा हूं लिखवाने में। अब आपको लगे कि मैं इसे एक्स्ट्रा टाइम में लगा ही कह सकता हूं, लगा ही नहीं सकता इसे एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन पढ़ के तो आना ही होगा ना। अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि सर ये बातें हैं इसके अंदर, लिखने के लिए आएगा तो ये बातें लिखनी भी तो हैं। अब ये थोड़ी ना बस समझ में आ गई बात खत्म हो गई। अब मेरे पास अगला टॉपिक शुरू होगा एक्सटर्नल ग्रोथ में। मैं एक्सटर्नल ग्रोथ करा चुका, मैं मर्जर और एक्विजिशन करा चुका, अब कराऊंगा टाइप ऑफ मर्जर। टाइप ऑफ मर्जर अब मेरा टॉपिक शुरू होगा। फिर क्या शुरू होगा? अलायंस और उसके बेनिफिट्स डिसएडवांटेज। बस फिर मेरा ये पूरा ग्रोथ सिस्टम खत्म होगा। तो मैं अब चल रहा हूं टाइप ऑफ मर्जर पर। तो आप मेरी बात समझें, पहले टाइप ऑफ मर्जर आप अपनी भाषा में समझ लें कि हमारी भाषा में टाइप ऑफ मर्जर क्या था। बताना कितने टाइप के मर्जर थे हमारी भाषा में? 4 तरह के थे। कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कोजेनरिक, और कोजेनरिक के बाद कॉन्ग्लोमेरेट। ये 4 तरह के मर्जर थे। मैंने इसमें आपको अगर सिंपल भाषा में बताया तो मैंने क्या बताया था? वर्टिकली में आप अगर उसमें वो वाली फर्म ले लो, कौन सी फर्म ली थी मैंने? कैमलिन पेन वाली। आप पेन बना रहे हैं तो उन फर्मों को एक्वायर करे जो इंक, आप मेरी बात समझे, इंटरनली मैंने ये एग्जांपल दिया था। इंटरनल मेरे रिसोर्स वही हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज खुद करो, पेन बनाने के साथ साथ इंक बनाना शुरू कर दो उन्हीं रिसोर्सेज में रहकर। अब मैं ये नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं कोई कंपनी इंक बना रही है, उठा लाओ उसको, या तो एक्विजिशन कर लो अगर आप स्ट्रोंग हो तो, नहीं तो मर्जर करो, मिलाओ साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? और या तो ये बैकवर्ड होगा
या ये फॉरवर्ड होगा। सिंपल भाषा में तो यही था। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल का सिंपल भाषा में बात करूं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वोडाफोन प्लस आइडिया, अपने बराबर वाले को मर्ज कर लो। इसे मैंने और कौन सा कहा था, ब्रुकबोन और लिप्टन। मैं तो जब लिप्टन समझता हूं ना तो मैंने एक जोक सुना था, उसमें पंजाबी में आ रहा था एक जोक, अगर आपने कभी सुना हो। एक बूढ़ा सा आदमी होता है, दुकान पे जाता है, लेडीज आती है, कहती है लिप्टन दी चाय है वो कहता है मेनू तो है नहीं, तुहानू है तो पता नहीं। मतलब वो पूछ रही होती है लिप्टन दी चाय, समझ में आ गया आपको, लिप्टन। तो आपको समझ में आ गया। तो ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन दोनों कंपनियां थी आपस में, और दोनों आपस में कंपनियां थी, दोनों मिल गई है, दोनों सेम लेवल पर काम कर रही थी। तो यहां तो मैं को इसके बारे में लिखना है, और को जेनरिक में मेरे को क्या लिखना है, को जेनरिक में, को जेनरिक में जल्दी बोलो। मैंने इसमें कौन सा एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा जी कैलविनेटर है जो फ्रिज बना रही थी, उसने किसको ले लिया, अपने लाइन के अंदर जो बंदे थे, कौन कौन सा था उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, पिजन जो क्या बना रहा था, कुकर बना रहा था, और क्या बना रहा था, गैस, किचन का सामान बड़े सारे बनाता है ये जो भी है, क्लियर। और मैंने यहां पर कॉन्ग्लोमरेट में क्या कहा था, मैंने कहा था रिलायंस ने ले लिया है न्यूज 18, बिल्कुल अलग से लाइन है, कोई रिलेशन नहीं है। अब मुद्दा यह है, लिख के दिखाओ वर्टिकल, झगड़ा तो इस बात का था, वर्टिकल लिख के दिखाओ, हॉरिजॉन्टल लिख के दिखाओ, को जेनरिक। तो इन बातों से कुछ बनता नहीं ना, आखिरकार मुद्दा तो नंबर तो उसके मिलने जो लिख के आऊंगा। फिर आधे कहते हैं हम आपको प्रैक्टिकली इतना स्टॉक बना देंगे, ऐसे में बना ले, तू स्टॉक बना ले भाई, तू करवा ले पास, तू नाश करवा दे सारा, जो चीज जहां है वही सेट बैठेगी। नंबर तो मिलेंगे वर्टिकल उसको लिखने के, बता दिया कैलिम का पेन है, उसने उसको अक्वायर किया था, उसने उसको करवाया था, ऐसा तरीका ये सब कुछ है। ओ भाई कुछ कब करूं भी सही, इतना दिमाग है तो लिखो। अब बताओ क्या लिखो वर्टिकल में, आप भी थोड़ा, आपके भी दिमाग करते हैं, वर्टिकली में क्या लिखूं, चलो मेरा मन क्या कह रहा है, मैं क्या लिखूंगा। दो फर्में मिलती है, मर्जर में मिलती तो है ही है, दो फर्में मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए जो सेम इंडस्ट्री में है, मतलब पेन वाले इंक वाले इसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए, सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। मान लो मैं पेन बना रहा हूं तो वो इंक बना रही हो, मैं यहां लिखना चाहूंगा दो फर्म मिलती हैं जो सेम इंडस्ट्री में हो, सेम इंडस्ट्री में हो, ठीक है, पर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर हूं, प्रोडक्शन करती हूं। पहली लाइन तो मुझे लगता है मैं यही लिखूंगा, सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट स्टेज लेवल ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी लाइन तो लिख दी। अब तो मैंने इसके घाटे फायदे बताने शुरू कर दूंगा, आपने को जब ना समझ में आए ना, घाटों फायदों पे लग जाते हैं। इससे क्या होगा, फर्म के अंदर तालमेल बढ़ेगा। हाँ तालमेल बढ़ेगा, मुझे सप्लाई चाहिए होगी, अपनी फर्म होगी, अपना तालमेल बढ़ेंगे हमारे। देखिए फर्मों के बीच में तालमेल, तालमेल को इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिस्टिक, अभी लिखवाता हूं, बढ़ता है, आप तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं पर यहां कुछ और बोलते हैं, अब चक्कर यही तो है, आप इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मैं पहले तो ये लिखूंगा, देखो ये सेम इंडस्ट्री में हो, आप सेम इंडस्ट्री में हो, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हो,
दूसरा इंक्रीज SYNERGLES, कोऑर्डिनेशन। इंक्रीज कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन की दोबारा लिख रहा हूं मैं, मुझे बताना क्या लिखा मैंने। SYNERGIES। चलो कोई नहीं, देखते हैं, बाकी समझ में आ गया, तालमेल बढ़ना है, बाकी लिख लेंगे अभी। अगली बात, अगर सप्लायर वाला काम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। बोलो, अगर फर्म सप्लायर को मर्ज कर ले तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। साइनर्जीज कह रही है, साइनर्जीज है सर ये। ओके, ये गूगल पे देखा होगा, अच्छा स्टडीमेटिक खोल दिया होगा। अच्छा, साइनर्जिक। आगे, हाँ ठीक लिखा है भाई मैंने। जी, अगर सप्लायर को मर्ज करोगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। और अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को टेक ओवर करेंगे, चैनल को एक्वायर करेंगे या मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। यहां तक की बातें तो मेरे को आगे समझ में। जल्दी बताना क्या क्या लिखोगे इसमें। ये तो समझ में, देखो ये तो लिखना ही नहीं, जो एग्जाम्पल है ये तो लिखना ही नहीं। झगड़ा तो ये लिखना है। आपने कितनी मर्जी नॉलेज बढ़ा लो, ये नहीं लिख के आए तो कोई नंबर नहीं। अब आप मेरी बात समझो, क्या लिखोगे? एक तो सेम इंडस्ट्री में होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। एक बात, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया आपको। दूसरी बात, इंक्रीज साइनर्जिक्स मतलब तालमेल बढ़ाओ, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद अगर सप्लायर्स को मर्ज करेंगे तो बैकवर्ड, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मर्ज करेंगे तो फॉरवर्ड। और क्या लिखूं इसमें? जल्दी बोलो, और क्या लिखूं? बेनिफिट्स लिख दो इसके बेनिफिट्स और लिखो। इसके दो बेनिफिट है, ऑपरेटिंग और सप्लाई। और रुक तो जाओ, ऑपरेटिंग में मैं क्या करूंगा? जब मैं फर्म को चलाऊंगा तो फाइनेंशियली इकोनॉमी आएगी, मतलब सस्ता सामान आएगा, फाइनेंशियली इकोनॉमी आएगी। ऑपरेटिंग बेनिफिट्स है ये, चलाने के बेनिफिट्स। क्या होगा? फाइनेंशियली इकोनॉमी आएगी। ठीक है। और अगर मैं सप्लाई का बेनिफिट बताता हूं आपको, सप्लाई के बारे में, मैं सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, रोक दूंगा सप्लाई को दूसरे आदमियों को, तो अकेली मैं ही रह जाऊंगा फिर पेन बनाने वाला। अगर मैं इंक ही छोड़ दूंगा सप्लाई करना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? मतलब मैंने इंक बनाने वाली फर्म को मर्ज कर लिया, इंक बनाने वाली फर्म सबको इंक दे रही थी, मैंने इंक बाकियों को देना बंद कर दिया, तो मेरी फर्म तो टॉप पे आ जाएगी ना। तो मैं कह रहा हूं मैं एक सप्लाई का बेनिफिट उठाऊंगा। और क्या बेनिफिट उठाऊंगा? मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा सप्लाई, कर दो अदर की सप्लाई, या फिर महंगी कर दो। हां या ना? जल्दी से मुझे पहले बताए, वर्टिकल मर्जर में क्या क्या लिखेंगे? सेम इंडस्ट्री की, डिफरेंट स्टेज की दो फर्मों को मिलना है जी। इसमें इंक्रीज होएगी साइनर्जिक्स, तालमेल। अगर हम सप्लायर को मर्ज करेंगे तो बैकवर्ड, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मर्ज करेंगे तो फॉरवर्ड। हम वो बेनिफिट लिखने नहीं है, मैं वो लिखवाऊंगा कैसे। बेनिफिट्स हमारे पास दो आएंगे। पहला बेनिफिट हम ऑपरेटिंग बेनिफिट उठा सकते हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमी हो जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी, सस्ता सामान आएगा।
दूसरा, हम सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड करके दूसरों सप्लाई या फिर सप्लायर को महंगा सामान दे सकते हैं, जिस आदमी को हम इंक दे रहे थे। ये बातें तो लिखूंगा मैं जी मैं वर्टिकल में। आप मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल में क्या लिखूं। आपके सामने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में देख लो, सेम इंडस्ट्री तो होनी चाहिए और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होना चाहिए, सेम लेवल का, बस डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होना चाहिए हमारा। बुक बॉन्ड लिप्टन, बोलो लिप्टन की चाह और ब्रुक बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ गई आपको? बोलो यार, लिखो सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगली बात, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होना चाहिए। सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होना चाहिए। इसके बाद तो इसके बेनिफिट लिख दो बस, इसके बाद तो इसके बेनिफिट लिख दो। बेनिफिट क्या क्या होंगे? अचीव इकोनॉमी इन स्केल, आप प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, सस्ता सामान आएगा, इकोनॉमी इन स्केल होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें कम हो जाएंगी, जैसे डुप्लीकेट इंस्टॉलेशन। मतलब लिप्टन वालों ने भी एक मशीन लगा रखी थी और एक मशीन लगा रखी थी बुक बॉन्ड वालों ने, अब दो मशीनों का करेंगे क्या? डुप्लीकेसी कम हो जाएगी। आधे तो डुप्लीकेट पता क्या सोच रहे हैं, वो नकल, नकल नहीं, डुप्लीकेसी मतलब दो दो जगह काम नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन कम हो जाएंगे, मतलब वो काम करने के तरीके कम हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कम हो जाएंगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ये सब बेनिफिट होंगे। आप सेम इंडस्ट्री में रहेंगे और कॉम्पिटिटर्स को मर्ज करेंगे। आप सेम इंडस्ट्री में रहेंगे और कॉम्पिटिटर्स को मर्ज करेंगे। इससे एक तो इकोनॉमी इन स्केल अचीव होगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सस्ता सामान आएगा, यहां ये बात लिखवाऊंगा, अचीव इकोनॉमी इन स्केल। और डुप्लीकेसी इंस्टॉलेशन, फंक्शन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, कंपटीशन, ये सब कम हो जाएंगे। बोलो क्या ये मुश्किल है? मुझे जल्दी बताओ वर्टिकल वर्जन में क्या लिखोगे? सेम इंडस्ट्री की दो फर्में जो अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर काम करती हैं वो मर्ज हो जाएंगी। क्या लिखोगे? इंक्रीज सिनर्जिक, साइनर्जिक्स, और सप्लायर को अगर आप मर्ज करेंगे तो बैकवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मर्ज करेंगे तो फॉरवर्ड। बेनिफिट फाइनेंशियल इकोनॉमी आ जाएगी, ऑपरेटिंग में ही बेनिफिट होगा, सप्लाई रोक दूंगा या सप्लाई महंगी कर दूंगा। अगले बार, अच्छा देखो ये थोड़ा थोड़ा याद होता है, फिर जब मैं लिखता हूं तब पूरी बातें आती हैं। अभी हल्के लिए पॉइंट याद हुए हैं, फिर पॉइंट अच्छी तरह से याद होते हैं। इसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल करूंगा, सेम इंडस्ट्री में दो फर्में मर्ज होंगी जो कि डायरेक्ट कंपटीशन में होंगी। इसके बेनिफिट इकोनॉमी इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी, मतलब स्केल इन प्रोसेस, मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्रोसेस बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और डुप्लीकेसी कम होगी, डुप्लीकेसी इंस्टॉलेशन कम होगी, फंक्शन कम होंगे, वर्किंग कैपिटल कम होगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स कम होगी, कॉम्बिनेशन खत्म होगा। आप मुझे बताएंगे कोजेनरिक में क्या लिखूं? कोजेनरिक में क्या लिखूं? वो फर्में मर्ज करूंगा जो किसी ना किसी तरह से रिलेटेड होंगी प्रोडक्शन में, बिजनेस मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी ना किसी दायरे पे कनेक्ट करेंगी। या तो मार्केटिंग में कनेक्ट करेंगी, भाई फ्रिज बिक रहा है साथ में सामान दूसरा ही बेच दिया। जो इस तरह से जो फर्में आपस में एसोसिएट होंगी, किसी भी तरह से रिलेट करेंगी, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, मार्केटिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, हम यहां पे वो दो फर्में मर्ज करेंगे जो किसी भी तरह से रिलेटेड होंगी,
और कहां पे रिलेटेड होंगी? प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में। बस इसमें इतनी बात लिखनी है। हम उन दो फर्मों को मर्ज एसोसिएट करेंगे जो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगी, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में। बताना इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? इसके बेनिफिट जल्दी बोलो। जो रिसोर्स लगे हुए हैं वो कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे, थोड़ी टेक्नोलॉजी काम आ जाएगी, कॉमन रिसोर्स काम आ जाएंगे। मतलब कॉमन रिसोर्सेज काम आ जाएंगे, उनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन समझ गए ना? कॉमन इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन, कॉमन रिसोर्सेज का इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और प्रोडक्शन लाइन एक्सपेंड हो जाएगी। बस यही बेनिफिट्स हैं। समझ में आ गई? अब तो रहेगी बस क्या? कॉन्ग्लोमरेट। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग इतना अच्छे से करेंगे ताकि हम आगे मिल पाए। बाय बाय बच्चों।